नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी कहानी तीसरा आदमी। पजामे को मोड़कर उसमें क्लिप लगाते हुए सतीश बोला, तुमने तो सारा कमरा ही अस्त व्यस्त कर रखा है, कहीं बैठने तक की जगह तो है नहीं। तुम ठीक ठाक करो, तब तक मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। हाथ में झाड़ू लिए लिए ही शकुन ने उसे भरपूर नज़रों से देखा। देख रही हूँ, तुम्हें आलोक जी का आना अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज़ में हल्की सी तल्खी थी, जिसे भौहों पर पड़े बल ने और भी स्पष्ट कर दिया था। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। और उसने यूं ही स्टैंड के सहारे खड़ी साइकिल के पैडल पर जोर से मारा तो पीछे का पहिया जोर से घन्ना उठा। सब कुछ कहा ही नहीं जाता है, कुछ बातें होती हैं जो शब्दों के बिना भी शब्दों से ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। फिर मैं कोई बच्ची नहीं, तुम्हारी हर बात को खूब समझती हूँ। और वो जोर जोर से झाड़ू मारकर दरी की धूल झाड़ने लगी। एक क्षण को सतीश की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे क्या करे। बड़ी कातर सी नज़र से उसने शकुन की ओर देखा और फिर साइकिल ठेलता हुआ सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गया। बाहर आकर एकाएक उसे लगने लगा जैसे आलोक का आना उसे सचमुच ही अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन से मन पर जो हल्की सी खिन्नता छाई हुई है, वो कहीं अच्छा ना लगना ही तो है। वो शायद इस भावना को नाम नहीं दे पा रहा था, शकुन ने दे दिया। शकुन के मन में बड़ा उत्साह है, कल से ही लगी हुई है सारा घर ठीक करने में। और कल से ही उसे बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं उसने बड़ा घर लेने की बात मान ली। अब इस कमरे को ही बड़ा करने के चक्कर में उसने ना जाने कितना फालतू सामान हटा दिया है। अपने घर को बिल्कुल नया रूप, नया जीवन देने पर तुली हुई है। जैसे नया रूप, नया जीवन, कमरे के लिए ये शब्द कितने बेतुके हैं। उसे इन शब्दों का ख्याल ही क्यों आया। उसे खुद लगने लगा कि बहुत भीतर कहीं कुछ हो रहा है जो उसे एबनॉर्मल बनाता जा रहा है। तभी तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी शकुन भाप गई। उसने देखा वो शुक्ला के घर के सामने आ गया है। चलते समय उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि वो कहाँ जाएगा। बस घर में बैठने की जगह नहीं थी, सो चल पड़ा। कुछ देर शुक्ला के यहाँ ही बैठ ले। उसने पैर जमीन पर टिका दिए, पर 2 मिनट तक वह तय नहीं कर पाया कि शुक्ला के यहाँ जाए या आगे बढ़ जाए। नहीं, उसे कहीं नहीं बैठना है। वह इस समय एकांत में बैठकर अपने मन में ही झांकेगा। जो कुछ भी अनुचित, अस्वाभाविक वहाँ है, उसे जाने समझेगा। शायद इससे उसकी मानसिक स्थिति कुछ सुधरेगी, वरना यदि कल भी वह इसी प्रकार से ऊटपटांग व्यवहार करने लगा तो कितनी भद्दी बात होगी। फिर यह आने वाला व्यक्ति लेखक ठहरा, जरूर बड़ी पैनी नज़र होगी उसकी। उसने साइकिल आना सागर की ओर मोड़ दी। बजरंगगढ़ पर चढ़ती भीड़ को देखकर उसे ख्याल आया, आज जरूर मंगलवार ही होना चाहिए। होना क्या चाहिए है ही, तो वह क्या भूलने भी लगा है। क्या होता जा रहा है उसे। सारी बारादरी पार करके वह उसके अंतिम सिरे पर आ गया। साइकिल में उसने ताला डाला और तालाब की ओर मुँह करके बैठ गया। सामने पानी में छोटी छोटी लहरें उठ बिखर रही थी। एक लहर उठकर आगे बढ़ती, पर किनारे तक आने से पहले ही दूसरी लहर धक्के से उसे बिखेर देती। वह कुछ देर लहरों का यह खेल देखता ही रहा। कल आलोक जी आ रहे हैं। आलोक जी, जिन्हें वो जानता नहीं, जिन्हें उसने कभी देखा नहीं। वो शकुन के परिचित हैं और उसी के निमंत्रण पर आ भी रहे हैं। शकुन ने उसे भी पत्र लिखने के लिए कहा था। 2 दिन तक वह तय ही नहीं कर पाया कि लिखे या नहीं। फिर शकुन एकाएक बिगड़ पड़ी थी, तो उसने उसी समय एक पोस्ट कार्ड लिख दिया था और अब वो आ रहे हैं। यूँ देखो तो बड़ी साधारण सी बात है, फिर भी उसे लगता था कि कहीं कुछ है अवश्य। आलोक जी बड़े लेखक हैं। शकुन से ही उसने उनके बड़प्पन की बात सुनी है। बड़े आदमी हैं तो व्यस्त भी जरूर रहते होंगे, फिर आना स्वीकार कैसे कर लिया। शकुन से भी तो कोई विशेष परिचय नहीं। 4 महीने पहले वो 2 दिन के लिए जयपुर गई थी अपने भाई साहब के पास। वहीं शायद मिली थी कुछ समय के लिए। उसके बाद पत्र आते जाते हैं, कभी कभी किताबों के पार्सल भी। शकुन की मेज पर आलोक की कई पुस्तकें जम गई हैं, जिन्हें वो हमेशा पढ़ती सराहती रहती है। पर शकुन कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है। उत्साह क्या, आवेग में आई हुई है। शायद इसीलिए वह उन्हें जानती भी है, और कोई बड़ा आदमी आता है तो थोड़ा उत्साह आवेग आ भी जाता है। उसे याद आया,
शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति असह्य हो जाती थी। कमरा एक ही था और जब भी कोई आ जाता तो उसके सोने के लिए अलग जगह नहीं रह जाती और सोते समय शकुन से अलगाव नहीं सहा जाता। जिस साल शकुन बीए की तैयारी कर रही थी तो उसने गांव से माँ को बुलवा लिया था। घर माँ संभाल लेंगी, तुम पढ़ने में लगी रहो, वरना यह दूसरी मेहनत तुम्हें मार देगी। कितना काम तुमको करना पड़ता है, सच मैं तुम्हारे लिए। पर शकुन रोती रही थी। क्यों बेकार की बातें करते हो? तुम मुझसे चौगुना काम करवा लो, पर रात को मैं तुम्हारी बाहें नहीं छोड़ सकती। वहाँ आते ही सारी थकान मिट जाती है, अगले दिन के लिए ताजगी आ जाती है। और सतीश ने बड़े ढंग से माँ को वापस गांव भेज दिया था। एक बार उसका बहुत पुराना मित्र आकर टिक गया था। शकुन शिष्टता की सीमा लांघकर उसके साथ पेश आई। सतीश को उस बार तो गुस्सा भी आ गया था, पर शकुन की यह दुर्बलता भीतर भीतर उसे कहीं पुलकित भी करती रहती। मैं बीटी की नौकरी कर लूं, तब तुम 2 कमरों का मकान ले लेना और जिसको चाहो बुलाना। यूं भी अभी तो किसी तीसरे आदमी को बुलाएंगे ही, आखिर कब तक टालेंगे? और वह लजा पड़ी थी। जिस दिन बीटी का रिजल्ट निकला था वह और शकुन बेहद प्रसन्न थे और उस दिन पहली बार वे किसी तीसरे आदमी को लाने के लिए मनहार करते रहे थे। 3 साल अपने को जब्त किया, अब और नहीं, अब और नहीं। वे प्रतीक्षा करते और फिर नए सिरे से निराश हो जाते। जुलाई में शकुन को हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी मिल गई। 2-3 महीने अपने नए काम के बीच वह कुछ भूल ही रही, पर सतीश ने देखा कि धीरे धीरे यह निराशा उसके भीतर ही भीतर कुछ तोड़ती मरोड़ती चल रही है। अरे भाई, खाने पर आओ ना, मैं बैठा हूँ, तुम खा लो, मुझे आज नहीं खाना है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? सतीश ने भीतर लेटी शकुन को दुलारते हुए पूछा। हाँ हाँ ठीक है, मैंने व्रत रखा है। व्रत? सतीश जोर से हंस पड़ा। यह व्रत तुम कब से रखने लगी हो? अब से मंगल को रखा करूंगी। हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए, तुम चाहे मजाक उड़ा लो, मैं तो मानती हूँ। सतीश एकाएक खिन्न हो आया था। वो अकेला ही खाने बैठा तो उससे खाया नहीं गया। उसी रात उसकी छाती पर सिर रखकर शकुन बहुत बहुत रोई थी। मेरा मन नहीं लगता, मुझे बड़ा अकेला अकेला लगता रहता है। सतीश इस बात से दुखी नहीं, शकुन के दुख से जरूर दुखी था, पर कुछ भी उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और एक दिन शकुन ने कहा, सुनो, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्यों? बड़े आश्चर्य से उसने पूछा। इधर कुछ दिनों से मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सोचा दिखा दूं। मुझे तो तुमने अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ अविश्वास से उसने पूछा। शकुन यूं अकेली डॉक्टर के पास चली जाए, कुछ नई बात थी। बताने जैसा कुछ होता तो बता देती, बस यूं ही जरा भारीपन सा लगता था। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर की बात सुनते ही उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगा था, पर अब आशा की एक हल्की सी लहर दौड़ गई थी। क्या शकुन कोई खबर सुनाने वाली? कोई खास बात नहीं, बड़ा उदास स्वर था शकुन का। नहीं, खुश होने जैसी कोई बात नहीं है। उसने तुम्हें बुलाया है, शकुन फिर बोली। क्यों? और वह गौर से शकुन को देखने लगा। शकुन भी शायद उसकी नज़रों का सामना नहीं करना चाहती थी, मुंह किताब में ही गड़ाए रही। क्या हर्ज है, एक बार चले जाओ तो, हिम्मत बटोरकर शकुन ने कहा। सतीश को लगा शकुन का यूं अकेले डॉक्टर के पास जाना, उसे भी जाने के लिए कहना, जैसे भीतर ही भीतर कुछ घुनता जा रहा है। उसका मन हुआ कोई तीखी सी बात कह दे, पर कहीं नहीं गई। कहा केवल इतना ही, मुझे क्या हुआ है जो डॉक्टर के पास जाऊं, मुझे नहीं जाना है। और वो प्रतीक्षा करने लगा कि शकुन विरोध करे या जिद करे तो वह फिर कुछ सुनाए। शकुन ने कुछ नहीं कहा। कहती क्यों नहीं है साफ साफ? भीतर ही भीतर उसके कुछ सुलगने लगा। सामने लेटी शकुन उसे कुछ अपरिचित और पराई सी लगने लगी। यही वह शकुन है जिसे उसने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया है, जिसे उसकी बाहों का सहारा लिए बिना नींद नहीं आती। वही शकुन उस पर संदेह करती है। उसे वह बिना कुछ बोले ही वह बाहर चला गया था। उसे सारी बात पर कभी गुस्सा आता तो कभी दुख होता, पर भीतर ही भीतर एक हल्का सा भय भी अनजाने ही उसके मन में समाता जा रहा था। और उस दिन के बाद उस घर की छत के नीचे बिना बोले बिना कहे बहुत कुछ घट गया था। शकुन के भीतर कहीं कुछ मर गया था। जिस रात की प्रतीक्षा में सतीश पहले सारा दिन काटता था, बिना थके फाइलों से जूझता रहता था, उसी रात से अब वो डरने लगा।
उसके बाद जब भी 2 कमरे का घर लेने की बात आती तो बड़े बुझे बुझे से स्वर में शकुन कहती, क्या करना है बड़े घर का, 2 जनों के लिए ये कमरा ही काफ़ी है। हाँ, लकड़ी का पार्टीशन अवश्य लग गया था और बाकायदा सोने और बैठने के 2 कमरे बना दिए गए थे। शकुन बहुत कंजूस हो चली थी। अब जब तब कहती, कौन लंबी चौड़ी आमदनी है, इसी में से खर्च करना है, इसी में ही बचा कर भी रखना है। बुढ़ापे में 4 पैसे होंगे तो यही सहारा देंगे, वरना यहाँ कौन। और सतीश का मन होता कि इस बेसिर पैर की बात की बकवास करने के लिए वो शकुन की जीभ खींच ले, पर भीतर ही भीतर दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला यह भय उसे कुछ भी नहीं कहने देता। क्या कहे वो। और सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था, सारा शरीर सतीश की बाहों को छोड़कर भी शकुन कहीं और रहती थी। थोड़ी देर बाद उसकी बाहों से छूटकर करवट लेकर सो जाती थी। मुझे नींद आ रही है। और अपमानित आहत सतीश करवटें लेता रहता और निश्चय करता कि वह शकुन को बिना बताए कल ही डॉक्टर के पास जाएगा और अपने आप को दिखाएगा। यह झूठा लांछन वह क्यों ले अपने ऊपर। पर सवेरा आता तो पता नहीं उसे क्या होता कि डॉक्टर के यहाँ जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। मन के किसी कोने में छिपा हुआ भय फैलता जाता और उसके सारे निश्चय डिग जाते। वो साइकिल मोड़ लेता और सीधा ऑफिस ही पहुंच जाता। संशय और द्वंद्व से ग्रस्त, शकुन के दुख से दुखी और एक अनजान आशंका से त्रस्त सतीश बस एक ही बात महसूस करता कि शकुन उससे दूर होती जा रही है, उसके शरीर से भी और मन से भी। कोई तीसरा प्राणी उनके बीच आ जाता तो वो कितने पास आ जाते। उसके अभाव में, उसकी अनुपस्थिति में दिनों दिन वे दूर होते जा रहे थे। पर तीसरा कोई प्राणी नहीं आया। हाँ, खाना बनाने के लिए एक बुढ़िया माँ जी को सतीश ने जिद करके रख लिया। जब तक उस बड़े अभाव की पूर्ति नहीं हो जाती, वह शकुन के लिए सामर्थ्य भर दूसरी सुख सुविधाएं जुटा देना चाहता था। एकाएक घंटों की आवाज के बीच बजरंगगढ़ की आरती का स्वर चारों ओर फैल गया। सतीश भी स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगा। कई बार मंगल को शकुन के साथ बजरंगगढ़ आया है, उसे पूरी आरती याद है। शकुन ने कमरा ठीक कर लिया होगा, अब चलना चाहिए। उसे एकाएक पछतावा होने लगा था कि वो क्यों आया है। उसे भी शकुन के साथ कमरा ठीक करवाना चाहिए था। वो भी उतने ही उत्साह से काम करता तो शकुन कितनी प्रसन्न होती। वह क्या कहीं भी कभी भी शकुन को प्रसन्न नहीं रख सकेगा। पर वह क्या करे। उसे आज सचमुच कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज क्या, उसे पिछले 3-4 महीनों से कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, शकुन जरूर कुछ प्रसन्न रहने लगी है। लगता है जैसे उसने इस स्थिति को अपनी नियति मान लिया है। पर क्यों? 3.5 वर्ष का समय कोई ऐसी अवधि तो नहीं कि आदमी यूं हताश हो जाए। उसके पास ऐसे कई लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिनके विवाह के 5-5, 7-7 साल बाद बच्चे हुए। पर शकुन तो जैसे कुछ भी सुनने सुनाने को तैयार ही नहीं थी। उसकी इस जिद के लिए क्या किया जाए। जिद? क्या सचमुच यह जिद बिल्कुल आधारहीन है? और यदि है ही तो क्यों नहीं वे उसे प्रमाणित करके उसे इस त्रास से मुक्ति देता है। पर क्या हुआ है उसे जो वह डॉक्टर के पास जाए। वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। ऐसा कुछ भी होता तो क्या उसे पता नहीं लगता? क्या 3 साल तक शकुन को पता नहीं लगता? उसने कभी भी कुछ महसूस नहीं किया। तो फिर यह शंका उसके मन में आई ही क्यों? पर एक बार वो चला ही क्यों नहीं जाता? नहीं, वह शकुन की इस झूठी और बेतुकी जिद के सामने अपने को यूं अपमानित नहीं होने देगा। पर हर बार ही कहीं बहुत भीतर से एक प्रश्न उठता, क्या सचमुच शकुन की जिद के कारण ही जिद किए बैठा है? और कहीं कुछ नहीं है, किसी आशंका ने तो उसे नहीं रोक रखा। और यही आशंका धीरे धीरे मन में गांठ बनती चली जा रही थी। उसका खुद अपने पर से जैसे विश्वास ही उतरने लगा था। उसे स्वयं शकुन का संदेह कभी कभी सच लगने लगता था। एक अपराध भावना मन में घर करने लगी थी। और तब उसने सोचा था कि शकुन को प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ करेगा, किसी भी कीमत पर वह उसे प्रसन्न रखेगा। पर बिना कुछ किए ही वह प्रसन्न रहने लगी तो उसे लगने लगा कि वह कीमत उससे चुकाई नहीं जा रही है, बहुत भारी पड़ रही है। उसने स्वयं आलोक के पत्र पढ़े हैं, उनमें उसे कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे वह आहत अनुभव करे। पर हमेशा उसे लगता है कि लिखे हुए शब्दों से परे कुछ है, वरना शब्दों में आखिर ऐसा क्या ही है जो शकुन यूं ही प्रसन्न रहती है।
घर लौटने की बात फिर उसके मन में आई। 8-10 आवारा से लोगों को छोड़कर भले आदमियों की भीड़ जा चुकी थी। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। सतीश ने खड़े होकर बड़े अलसाए भाव से एक जोर की अंगड़ाई ली। सामने पानी के फैले विस्तार में अभी भी छोटी छोटी लहरें उठ बिखर रही थीं। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा यह तालाब और उठती बिखरती ये लहरें। शादी के बाद अक्सर वह शकुन को लेकर यहाँ आया करता था। शकुन तब इंटर पास थी। वो बैठकर आगे की योजना बनाया करते थे और 110 रुपये में पूरा महीना काटने का बजट भी। उसे याद आया, यही शकुन ने उसे अपने पहले प्रेम प्रसंग की बात भी सुनाई थी और बताया था कि वो कैसे केवल उसकी पलकों को ही चूमा करता था। और उस दिन घर लौटते समय वो रास्ते भर यही सोचता रहा था कि वह अब कभी शकुन की पलकें चूमे या नहीं। नहीं, वह कभी उसकी पलकें नहीं चूमेगा, वरना उसे अवश्य ही उसे अपने प्रेमी की याद आएगी। और वो नहीं चाहता क्या, बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि शकुन उसके सिवा किसी और के बारे में सोचे। घर आकर उसने पूछा भी था, अब भी तुम्हें कभी अपने उस प्रेमी की याद आती है? शकुन हंसी थी। देखो, औरत यदि किसी से प्रेम करती है तो उसकी बात जबान पर भी नहीं लाती। बात जबान पर आ गई तो समझ लो प्यार मर गया। वे सब तो निरे बचपन की बातें थी। और उसने सतीश के सीने पर सिर रखकर आंखें मूंद ली थी। एकाएक सतीश को याद आया, आलोक का पत्र आया था। शकुन पत्र पढ़ती जा रही थी और एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिलती जा रही थी। ऐसा क्या लिख भेजा है लेखक जी ने? बड़ी मुस्कुराहट फूट रही है। कुछ नहीं, यूं ही। रात को फिर उसने आलोक का प्रसंग छेड़ा तो शकुन एक तरह से झल्ला उठी। क्या बात है, देखती हूँ आलोक जी से मेरा परिचय है, पर छाए हुए आपके ऊपर रहते हैं। यह उत्तर उसके भीतर तक चीर गया था। तो सतीश को लगा जैसे कोहरे से चारों ओर का वातावरण बड़ा बोझिल होता चला है। सामने का पानी एकाएक यूं स्थिर हो गया, मानो उसमें कोई चीज रह गई हो। अब यहाँ से चल ही देना चाहिए। साइकिल पर बैठते ही ठंडी हवा का एहसास तो हुआ, पर लगा वो हल्का या अधिक सहज स्वाभाविक होकर भी नहीं लौट रहा है। घर को सचमुच नया रूप मिल चुका था। मैं बहुत थक गई हूँ, कहकर शकुन करवट लेकर सो गई। पता नहीं सो गई थी या सोने का बहाना करने पड़ी थी। नहीं, सो ही गई है शायद। उसने शकुन के चेहरे की ओर झुककर जरा गौर से देखा। थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे। शकुन को यूं सोता देखकर ढेर सारा लाड उसके मन में उमड़ आया। भीतर ही भीतर उमड़ती एटती अपराध भावना और ज्यादा गहरा गई। मन का भय विश्वास का रूप लेकर गहरे उतरने लगा। सचमुच ही उसके भीतर कहीं है कुछ अवश्य। शकुन के साथ अन्याय ही हो रहा है। उसे कोई अधिकार नहीं शकुन पर इस तरह संदेह करने का या आरोप लगाने का। औरत की यह कितनी स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो माँ बने। मान लो यह बात प्रमाणित हो जाए कि वह कभी शकुन को माँ नहीं बना सकता तो? जाने कैसा विचार उसके मन में आया कि वह भीतर ही भीतर सिहर गया। फिर वह अपने को जैसे तौलने लगा। क्या वह शकुन की इस इच्छा को पूरी करने में सहायक हो सकता है? क्या वह अपनी इस दुर्बलता के सामने घुटने टेक कर ऐसी तटस्थ उदारता ला सकता है कि वो जैसे भी हो अपनी इच्छा पूरी कर ले? मान लो कभी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या वह उस बच्चे को वो स्वीकार कर सकेगा? नहीं, शायद शकुन की पलकों की तरह वह उस बच्चे को भी कभी हाथ से नहीं छू सकेगा जहां पर दूसरे की छाप है। उसे स्वीकार करना उसके लिए असंभव है। उसने झपट कर टेबल लैंप का स्विच दबा दिया। कमरे में एक क्षण को घुप अंधेरा छा गया। यहाँ तक कि पास लेटी शकुन की आकृति भी अंधेरे में डूबकर रह गई। धीरे धीरे फिर सब चीजें अपना रूप लेने लगी। क्षण भर को जो सब कुछ डूब गया था फिर दिखाई देने लगा, स्पष्ट और अधिक स्पष्ट। सतीश को बड़ी तसल्ली मिली। वह कमरे में ही है और अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है, पहचान सकता है। कहीं कुछ भी नहीं बदला है। वो भी कैसी आधारहीन और निरर्थक बातों को बढ़ा चढ़ाकर व्यर्थ ही भयभीत होता रहता है। बाहें फैलाकर उसने शकुन को अपने पास खींचकर जोर से भींचना चाहा। शकुन ने हल्का सा विरोध किया। छोड़ो, बड़ी गर्मी लग रही है। फरवरी का महीना बीत ही गया था। सर्दी चाहे ना लगे
पर गर्मी का तो नाम भी नहीं था। कंबल उड़कर ही सोते थे। उसे जून की बात याद आई। एक दिन ऐसे ही भयंकर गर्मी से चिपचिपाते हुए शकुन को उसने अलग कर दिया था। तो दूसरे ही दिन अपनी बचत के सारे पैसे सामने रखकर उसने कहा था, आज ही एक टेबल फैन खरीद कर लाओ। तुम तो जानते ही हो कि मुझे, और बड़ी तिरछी नजरों से देखकर हंस पड़ी। उनके घर टेबल फैन ऐसे ही आया था। तांगा चला तो सतीश का मन गहरे अवसाद में डूबने लगा। स्टेशन आते समय मन में विशेष उत्साह और प्रसन्नता चाहे ना रही हो, पर ऐसी खिन्नता भी नहीं थी। डूबने डूबने का यह एहसास भी नहीं था। अब उसकी नजरें पास बैठे आलोक के सीने की चौड़ाई में ही बंधकर रह गई और मन कहीं गहरे डूबने लगा। कैसा शहर है अजमेर, आप खुद ही देख लीजिए। 2-4 दिन तो ठहरिएगा ही। अरे नहीं साहब, आज रात को ही वापस लौट जाना है। शकुन का ही इतना आग्रह था, फिर आपका कार्ड मिला तो लगा आना ही पड़ेगा। एक बोझ सा हटा। ऐसे खुले व्यवहार का जन्म किसी रहस्य से तो हो ही नहीं सकता। वो व्यर्थ ही बैठा बैठा कुढ़ रहा है। यह उसका अपना ही हीन भाव है और कुछ नहीं। पर इसकी ये स्वस्थ भुजाएं, उन पर उभरी मछलियां, इसका तो सभी कुछ बहुत स्वस्थ होगा। सवेरे पता नहीं क्यों एकाएक शकुन ने अपना इरादा ही बदल दिया था। मैं स्टेशन नहीं जाऊंगी, तुम ही जाकर ले आओ। कहीं थोड़ा आश्वस्त और संतुष्ट सा होते हुए भी उसने कहा था, अरे वाह, यह भी कोई बात हुई भला। इतना आग्रह करके तुमने बुलाया है, अब लेने नहीं जाओगी? शिष्टता भी तो कोई चीज होती है आखिर। तुम तो वहां पहुंच ही जाओगे, घर से कोई भी जाए क्या फर्क पड़ता है। सतीश ने गौर से शकुन को देखा। क्या सचमुच शकुन उसे और अपने को एक ही समझती है? कितने सहज भाव से उसने कह दिया कि कोई भी चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। और एक वो है कि 2 दिन से पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। उसके मन का तनाव एकाएक ही ढीला हो गया। फिर भी उसने कहा था, मैं तो पहचानता भी नहीं, चलना तुमको भी चाहिए। तस्वीर तो तुमने भी देखी है, पहचान ही लोगे। खैर, पहचान तो लूंगा ही। और उसे लगा वो तस्वीर ना भी देखता तो भी वो पहचान लेता। और स्टेशन क्या, हजारों की भीड़ में भी वो आलोक को पहचान सकता है। शकुन मुस्कुराई थी। उस समय तो सतीश भाप नहीं सका, पर अब उसे लगने लगा कि शकुन की उस मुस्कुराहट में कहीं बड़ा तीखा व्यंग लिपटा हुआ था। विचित्र संयोग है, पहली बार जयपुर आया था तो शकुन जी से मुलाकात हुई थी। इस बार आया तो उनके घर आना पड़ा। आलोक हंसा। यह सारी बात इतने सहज ढंग से कैसे कर लेता है? इसे क्या मालूम नहीं कि शकुन के निमंत्रण पर यूं ही चले आने से मैं, शकुन का पति, कुछ गलत अर्थ भी तो लगा सकता है। पर ऐसी बात का बोध तभी होता है जब आदमी के मन में पाप हो। नहीं नहीं, ये सब मेरा भ्रम है, कहीं भी तो कुछ नहीं। आलोक से मिलकर आते ही शकुन ने भी तो सब कुछ बता दिया था। सब कुछ तो ठीक है, गलत कहीं कुछ भी नहीं। गलत कहीं कुछ है तो उसके अपने ही भीतर है। छी, मन के संशय ने उसकी आत्मा को भी कितना दुर्बल बना दिया है। आलोक शकुन का ही नहीं, उसका भी मेहमान है। शकुन कोई उससे अलग तो है नहीं, वो जबरदस्ती ही अलगाव को पैदा कर रहा है और व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है। कुछ होता तो शकुन उसे यूं ही अकेले स्टेशन भेजती। घर आते ही उसने आलोक की अटैची स्वयं उठा ली। आलोक ने हल्का सा विरोध भी किया, पर वो नहीं माना। आखिर आलोक उन दोनों का मेहमान है। सामने बरामदे में ही शकुन प्रतीक्षा में खड़ी थी। उन्हें देखकर दोनों सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई। देखो, सही आदमी को ही लाया हूं ना। तीनों हंस पड़े। उसने सोचा कि अब ऐसे ही व्यवहार करेगा, बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से। मन एकाएक ही हल्का हो आया। तीनों भीतर घुसे तो सजा हुआ कमरा उसे स्वयं ही बड़ा अच्छा लग रहा था। आखिर इस घर का मालिक भी तो वही है। शकुन कुछ औपचारिक सी बातें पूछ रही थी और वो मन ही मन सोच रहा था, आज वह सबको खूब हंसाएगा, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएगा कि बस लेखक वो चाहे ना हो, पर मूड में आ जाए तो लोगों को ऐसी ऐसी बढ़िया कंपनी दे सकता है कि एक बार मिलने के बाद लोग उसे आसानी से भूल नहीं सकते। शकुन को वह आलोक के सामने कतई महसूस नहीं होने देगा कि वह उसका पति
मात्र एक क्लर्क है, बूदम और डल। कितने दिन हो गए हैं उसे हंसे और हंसाए। आलोक दीवार पर लगी उन दोनों की तस्वीर को देख रहा था, जो उन्होंने विवाह के बाद ही खिंचवाई थी। ये क्या बड़ी पुरानी है, इसमें तो बड़े यंग और स्मार्ट लग रहे हैं आप। सतीश को लगा यह रिमार्क उसने केवल शकुन के लिए ही दिया है, उसे तो बस यूं ही औपचारिकता के नाते शामिल कर लिया है। और एकाएक उसने शकुन की ओर देखा तो पहली बार इस बात पर ध्यान गया कि बड़े यत्न से उसने अपने उन सब पक्षों को पूरी तरह से उभारा है जहां जहां से वो सुंदर लगती है। पर उससे क्या, यह तो बहुत ही स्वाभाविक है। उसे ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान भी क्यों आता है। शकुन, अब तुम गरम गरम चाय पिलाओ तो आलोक जी की थकान भी उतरे और थोड़ी ताजगी और गर्माहट भी आए। अपने स्वर की स्वाभाविकता उसे स्वयं बड़ी अच्छी लगी। मैं सिगरेट पी लूं? होठों में सिगरेट दबाते हुए आलोक ने अनुमति मांगी। मुझे तो अभी भी जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप भी कभी हमारे घर भी आएंगे, और आप आ गए हैं। बड़े गदगदाते भोलेपन में शकुन बोली। लो, कमाल कर दिया। सशरीर सामने बैठकर भी यदि विश्वास ना दिला सकूं, तब तो मामला बड़ा मुश्किल है। आलोक जोर से हंसा। मैं सचमुच कितनी खुश हूं कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं तो इस बात से खुश हूं कि तुमने किसी को निमंत्रण दिया तो। आलोक जी, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, आप पहले आदमी हैं जिसके आने पर शकुनियों खुश हो रही है। वरना शकुन को तो इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति तक बर्दाश्त नहीं होती। चलिए, बेकार बदनाम मत कीजिए, ठुनक कर शकुन बोली। देखिए आलोक जी, घर के नाम पर कुल यह एक कमरा है हम लोगों के पास। यह पार्टीशन भी 1.5 साल से लगा है। पहले तो यह भी नहीं था। कोई भी आता था तो समझ में नहीं आता कि कहाँ हम सोए बैठे और कहाँ उसे सुलाए बिठाएं। फिर मुझे एकांत और प्राइवेसी पसंद है, अब चाहे कोई कुछ भी कह ले। एकांत, प्राइवेसी, क्या लोग इन शब्दों के अर्थ नहीं समझेगा? तब तो मेरे आने से भी आपको कष्ट होगा। वैसे मैं तो आज रात को ही चला जाऊंगा। धत, बीच में ही बात काटते हुए शकुन बोली। कैसी बातें करते हैं आप भी। आपके आने से कष्ट? ये तो हमारा सौभाग्य है। हाँ, आपको जरूर कुछ कष्ट हो सकता है, पर हमारी खातिर इसे भी सहिए। फिर एकाएक पूछा, क्या आप आज ही चले जाएंगे? बिल्कुल, हर हालत में। कल सवेरे मुझे चले ही जाना है। बुढ़िया नौकरानी चाय ले आई। सतीश ने देखा, ट्रे बड़े करीने से सजाई गई है। शकुन शायद पहले ही सब कुछ कराई थी। शकुन के मुंह से बार बार हम शब्द सुनकर सतीश का आत्मविश्वास जैसे बढ़ सा रहा था। शकुन ने और ठहरने के लिए एक बार भी नहीं कहा। आलोक भी ठहरने को व्यग्र नहीं। सभी कुछ तो बड़ा नॉर्मल था। नहीं, तुच्छता से जन्मे सारे संदेहों को वो पोंछ देगा। चाय चलती रही। शकुन बड़ी आत्मीयता भरी मनुहार से आलोक को खिला रही थी। आज उसे अपना घर क्लर्क के घर के छोटे अफसर के घर के रूप में बदला हुआ लग रहा था। एक नामी लेखक उसके घर में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी सजी सवरी कलप की साड़ी पहने सबको सर्व कर रही है। और इस घर और इस स्त्री का स्वामी वह है, केवल वह। इधर उधर की गपशप चलती रही। आलोक खुश मिजाज, हंसमुख और खुले स्वभाव का व्यक्ति है। अभिमान या बड़प्पन का बोध तक नहीं। शकुन खास नहीं बोल रही, केवल सुन रही है। वैसे बोलना उसे ही सबसे ज्यादा चाहिए, आखिर वह है तो उसी का मेहमान। तुम जरा तरकारी ले आओ, पहले नहा लूं। नहीं, नहाना बाद में, पहले तरकारी ले आओ। अधिकार भरे स्वर में आदेश देती शकुन बोली। और सतीश को लगा जैसे अब वह थोड़ा एकांत चाहती है, प्राइवेसी। हवा उल्टी थी या पता नहीं क्यों साइकिल बड़ी भारी चल रही थी और सतीश को पूरा जोर लगाकर पैडल मारने पड़ रहे थे। वह लौटा तो शकुन और आलोक आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। दोनों के बीच सिगरेट का हल्का सा धुआं छाया हुआ था। उसे देखते ही शकुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ना मालूम सा खिंचाव भी उसे शकुन के चेहरे पर दिखाई दिया। ले आए? ज्यों की त्यों बैठे बैठे ही उसने पूछा। उठकर उसने थैला तक नहीं लिया। अब तुम नहा लो, तरकारी उधर माजी को ही दे देना। हाँ हाँ, देखिए आप लोग अपने रूटीन में किसी तरह की गड़बड़ ना करिएगा।
आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं? 10 पर पहुंचना होता है, 9:30 के बाद ही निकलता हूँ। सतीश ने किसी तरह शब्दों को ठेलकर जवाब दिया। और तुम? 15 मिनट में ही स्थिति तुम पर आ गई। नहीं, शायद बहुत पहले से ही यह स्थिति चल रही थी। मैंने तो आज छुट्टी ले ली है। एक दिन के लिए आप आए हैं, सारा दिन स्कूल में गुजार दूंगी, तो आपसे बात कब करेंगे? करेंगे? तो क्या शकुन मुझसे भी छुट्टी लेने के लिए कहेगी? यदि कहा तो क्या वो लेगा? लेनी चाहिए उसे। नहीं, बहुवचन का प्रयोग तो वह अपने लिए भी कई बार करती है। चाय के समय चुप क्यों बैठी थी? करती ना उस समय बात। और आलोक अब रूटीन गड़बड़ करने की बात क्यों नहीं करता? कुछ देर पहले तक तो छुट्टी की कोई बात भी नहीं थी और उसे लगा कि फिर सब कुछ गड़बड़ आ गया है, और बाहर भी और उसके भीतर भी। वो नहाकर लौटा तो पार्टीशन के इधर निशब्द तैयार होने लगा। कान उसके उधर ही लगे हुए थे। शायद किसी किताब का जिक्र हो रहा था। बोल आलोक ही रहा था। शकुन जो बातें करनी है वो करती क्यों नहीं? शायद वह उसके जाने की राह देख रही है। ऐसा ही है तो वो इधर ही रहेगा। क्यों व्यर्थ ही उन लोगों के बीच जाकर बैठे? पर उससे रहा नहीं गया। तुम यहाँ बैठो, मैं जरा खाने के लिए माँ जी को समझाऊं। सतीश बैठ गया, पर उसे समझ नहीं आया कि वह उससे क्या बातें करे। आलोक ने एक नई सिगरेट सुलगाते हुए कहा, आपका जो काम है उसके साथ साहित्य का कोई संबंध नहीं बैठता। यह शौक आपको कैसे लगा आखिर? शौक कहाँ है? शकुन कहानी उपन्यास पढ़ने की शौकीन है, सो बस खाली समय में मैं भी पढ़ लेता हूँ। साहित्य की कोई खास समझ वमझ तो है नहीं। वो कह तो गया, पर उसे लगने लगा कि कहीं कुछ गलत हो गया है। एजुकेशन बोर्ड का काम करने वाला आदमी साहित्य में रुचि नहीं रख सकता या साहित्य नहीं समझ सकता? ऐसा कोई नियम तो है नहीं। कौन कहता है कि वह साहित्य नहीं समझता? अच्छा हुआ कि शकुन यहाँ नहीं है। अब उसे कोई वजनदार बात पूछनी चाहिए। कुछ सोच समझकर उसने पूछा, अच्छा ये बताइए, आप लोग जो लिखते हैं उसका आधार वास्तविकता होती है या मात्र कल्पना? मेरा मतलब, जो आप स्वयं भोग चुके होते हैं वही लिखते हैं, या इस विषय में कोई निश्चित नियम तो नहीं है? सतीश की अधूरी बात का पूरा मतलब समझते हुए आलोक बोला, अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग ढंग होता है। अपने बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी वे ही रचनाएं ज्यादा सशक्त और सजीव हैं जिनको मैंने स्वयं भोग कर लिखा है। फिर एक क्षण ठहर कर बोला, बड़ा विचित्र प्रोसेस होता है यह भी। जिन परिस्थितियों में हम पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, वहां भी कभी कभी बड़ी निर्ममता से काटकर हमें अपने को तटस्थ रखना पड़ता है, और कहीं कहीं बिना किसी लगाव के भी पूरी तरह इन्वॉल्व होने का अभिनय करना पड़ता है। इस मामले में लेखक को बड़ा निर्मम होना पड़ता है। सतीश जी, माँ की मौत पर जब सारा घर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था, मेरा मन सारी स्थिति से अनछुआ रहकर उसी घटना पर कहानी बुन रहा था। दूसरों की बात क्या कहूँ, कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि इससे ज्यादा वजनदार बात तो उसके दिमाग में आ भी नहीं सकती। यह तो बैठकर ज्ञान ही बघाड़ने लगा। उसे लिखने के प्रोसेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा हुआ शकुन यहाँ नहीं है, वरना इसके बाद वह क्या पूछता। आलोक बोले चला जा रहा था, कभी कभी ऐसे व्यक्तियों में कहानी की गंध आती है जिनसे लगाव तो क्या, हमारा विशेष परिचय भी नहीं होता, फिर भी कहानी निकालने के लिए हमें लगाव ओढ़ना पड़ता है। यूं समझिए, एक्टिंग करनी पड़ती है। बड़ा खतरनाक खेल होता है ये। कभी कभी तो एक कहानी की 10 गुनी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तभी शकुन आ गई और सतीश के दिमाग में कुछ कौंते कौंते रह गया। आलोक जी, आप भी नहा लीजिए। असली थकान तो नहाने से ही जाएगी। मैं गर्म पानी रख आई हूँ, नहा लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। मैं कोई ब्राह्मण तो हूँ नहीं कि नहाकर ही मुंह जूठा करूंगा। शकुन हंसी। सतीश को हल्का सा अफसोस हुआ कि वह हंस क्यों नहीं सका। नहीं, नहा डालिए। आलोक की अटैची उठाकर सामने टेबल पर रखती हुई शकुन बोली, ये अपनत्व भरा अधिकार कहाँ से आ गया? और फिर उसे लगने लगा कहीं कुछ है जो उसे मालूम नहीं है। जो कुछ जिस रूप में सामने है, मात्र वही नहीं है, इसके परे भी कहीं कुछ और भी है। आलोक के जाते ही शकुन ने कहा, कमीज तो नहीं पहन लेते, कितनी मुस रही है ये। क्यों? ठीक है ये, मैं हमेशा ही कमीज 3 दिन पहनता हूँ, आज ही ऐसी कौन सी खास बात है? वह शकुन को जता देना चाहता था,
कि आलोक उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। शकुन चुपचाप सतीश का खाना लेने चली गई। रोज की तरह वह उसे खिला रही है, पर सतीश को लग रहा है कि शकुन ने हर काम की योजना बना रखी है। सतीश के सामने तो समय बर्बाद ही होता, सो वह समय नहाने में लगवा दिया। इधर सतीश आ जाएगा और उधर आलोक तैयार। शकुन ने एक बार भी तो उससे छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा, बल्कि शायद वह मन ही मन मना रही थी कि जल्दी से जल्दी सतीश वहां से चला जाए। इतनी साफ बात है और वह समझ ही नहीं रहा। क्रीम रंग के अंडी के कुर्ते में जचा जचाया आलोक घुसा तो सतीश को अपनी मुसी हुई कमीज अखर गई। आज उसे यह कमीज बदल ही लेनी चाहिए थी। शकुन ने ठीक ही कहा था। उसे लगा क्लर्की करते करते सचमुच ही वह डल हो गया है शायद। समय पर उसे कोई बात सूझती ही नहीं, बाद में बेवकूफों की तरह अफसोस करता रहता है। तो आप तो चले? हाँ, मैं तो अब चला। शकुन है आपके पास? और उसने देखा शकुन मुग्ध भाव से आलोक को देख रही है। लौटिएगा कब? अब तो 5:30 पर ही मुलाकात होगी। शाम को बाहर चलेंगे और कुछ नहीं तो यहाँ का दौलत बाग और आना सागर ही देख लीजिए। शकुन को तो वह जगह बड़ी प्रिय है। शादी के बाद की कुछ शामें तो हमारी वहीं बीती। वहां जाते ही शकुन को तो बस हनीमून का सा मूड आ जाता है आज भी। और सतीश हंस पड़े। उसने सोचा, बड़ी मार्के की बात वो कहता जा रहा है। आलोक जान ले कि उन दोनों के बीच बड़े मधुर संबंध है। उसके मन में ऐसी वैसी कोई बात हो भी तो वो बाहर निकाल दे। अच्छा साहब चले। और वह बाहर आ गए। रोज की तरह शकुन भी बाहर आई उसे विदा करने। पर सतीश को इस समय भी शकुन के चेहरे पर वही मुग्ध भाव दिखाई दिए जो आलोक को देखते समय उभर आए थे। उसे लगा वह देख अवश्य उसे रही है, पर मन में कहीं आलोक को ही देख रही है। 1 बजे तक वो जैसे तैसे अपने आप को फाइलों में डुबोए रखने का प्रयत्न करता रहा। फिर एकाएक उसे लगा अब नहीं ठहरा जाएगा। उसने उसी समय एक स्लिप लिखकर बॉस के कमरे में भेज दी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वह घर जा रहा है और निकल आया। घर लौटना ठीक होगा। दोनों यही तो समझेंगे कि मुझे उन दोनों लोगों पर संदेह है। अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई तो कितना ओछा समझेंगे वे लोग। आत्मग्लानि से उसका मन भर आया। 5 साल के विवाहित जीवन में उसे कहीं ऐसी कोई बात याद नहीं जो शकुन के प्रति उसे शंकालु बना दे। पिछले 2 साल से वह खिन्न अवश्य रहती है, कुछ दूर दूर भी रहती है। उसका कारण तो वह स्वयं जानता है। कितना स्वाभाविक है उसका यूं खिन्न रहना। फिर खिन्नता 2 साल से चल रही है, जबकि आलोक से परिचय कुल 4 महीने का है। दोनों बातों को एक साथ जोड़ने का कोई तुक ही नहीं है। सचमुच यह उसका अपना कॉम्प्लेक्स ही है, जिसे उसने इतना शंकालु, ओछा और कुछ हद तक कमीना भी बना दिया। अपनी ऐसी हरकतों से तो कभी-कभी उसे स्वयं पर भी विश्वास होने लगता है कि उसका भय कहीं सच है। वरना ये सब क्यों हो? उसे रोज की तरह ऑफिस में काम करना चाहिए था, पर अब कुछ नहीं। सीधे घर जाएगा और साफ कहेगा कि वो भी छुट्टी लेकर आ गया है। आलोक जी आखिर रोज रोज तो हमारे घर आने से रहे। फिर वह उनको घुमाने ले जाएगा। पहले वह उन्हें सोनी जी का मंदिर दिखाएगा, फिर वे लोग आना सागर पर जाकर बैठेंगे। वही वह अपने लतीफे सुनाएगा। वे सब तो अभी रह ही गए। वह चुन चुन कर लतीफे याद करने लगा। कौन कौन से लतीफे उसके नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। गाड़ी तो रात को 10 बजे जाती है। आना सागर से तांगा लेकर वह उन्हें कॉफी हाउस ले जाएगा। बड़े शहरों के मुकाबले में तो यहाँ कॉफी हाउस कुछ भी नहीं। फिर भी कम से कम ये तो दिखा ही देगा कि वह सिर्फ क्लर्क ही नहीं है, इस जिंदगी से भी परिचित है। लेखक लोग तो कॉफी हाउस में ही बैठे रहते हैं। कुछ रुपए ही तो खर्च होंगे, पर शकुन कितनी प्रसन्न होगी। वह उसके इस आरोप को गलत सिद्ध कर देगा कि आलोक का आना उसे अच्छा नहीं लगा। इसमें अच्छा ना लगने की बात क्या है भला। पर घर आया तो पता नहीं क्यों उसने साइकिल घर से 10 कदम दूर ही रख दी। दबे पांव वो सीढ़ियां चढ़ा। उसका दिल घबराने लगा था, मानो वह किसी दूसरे के घर में चोरी से घुस रहा हो। कुछ क्षण बरामदे में खड़े रहकर वह आहट लेता रहा। शायद कुछ बातचीत की आवाज ही आ रही हो, पर कहीं कुछ नहीं था। दरवाजा बंद था। फिर भी उसने हल्के से धक्का दिया, शायद खुल ही जाए। नहीं, दरवाजा भीतर से बंद था। अब फिर उसने दरवाजे से कान लगाया।
बाहर कमरे में बैठकर बात कर रहे होते तब तो बाहर साफ साफ आवाज आती। इसका मतलब है सोने वाले हिस्से में बैठे हैं। पर उधर तो शकुन किसी को आने नहीं देती। आलोक शायद किसी की श्रेणी में नहीं आता और एकाएक मन हुआ कि लात मारकर दरवाजा तोड़ दे और भीतर दोनों को रंगे हाथों पकड़ ले। शकुन को बातें करनी थी, इसलिए तो छुट्टी ली थी, पर बातों का तो कोई सिलसिला नजर ही नहीं आता। भीतर क्या हो रहा है आखिर, कैसे जाने, कहां से जाने। इस समय घर का दरवाजा रोज ही बंद रहता है, पर रोज शकुन घर पर नहीं रहती है, इसलिए आज इसका भीतर से बंद होना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। क्या वह लौट जाए? नहीं, वह लौटकर नहीं जाएगा। वह दरवाजा खटखटाएगा और देखेगा कि खुलने में कितनी देर लगती है। वह चेहरा देखकर ही भाप लेगा कि भीतर क्या हो रहा था। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा, दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ भी उठाया, पर बस दरवाजे को धीरे से छूकर ही रह गया। नहीं, उसे इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए। मान लो कुछ नहीं हुआ तो वह उसकी नजरों में तो गिरेगा सो गिरेगा ही, अपनी नजरों में ही कितना गिर जाएगा। एकदम उसे खिड़की का ख्याल आया। खिड़की भी भीतर से बंद थी। अच्छा, खिड़की बंद करने की क्या जरूरत थी? ऐसी सर्दी तो रही नहीं अब। कमरे में हवा आने के लिए ये खिड़की और दरवाजा ही तो है बस। दोनों ही बंद हैं तो उसने सारी खिड़की पर नजर दौड़ाई। कहीं कोई छेद ही हो जहां से वो भीतर झांक सके, पर कहीं एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिला। फिर उसने दरवाजे को टटोला, कहीं कुछ नहीं। उसके पहले इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया, एक सुराखी करके रख देता। पर वह क्यों इस तरह अपराधी महसूस कर रहा है? यह उसका अपना घर है, इसमें वह जब चाहे आ जा सकता है। आखिर वह अपने घर में ही तो आया है। अपने घर में आना न चोरी है न गुनाह। उसे क्या होता जा रहा है कि वो अकारण ही डरने लगा है। जैसे ही शकुन दरवाजा खोलेगी, कह देगी कि वह भी आधे दिन की छुट्टी लेकर आया है, तभी उसके सामने शकुन का चेहरा घूम गया। आंखों में धिक्कार और भर्त्सना भरा चेहरा। मान लो वह यह कह दे, आखिर आ गए ना, तुम इसके सिवाय और क्या ही कर सकते हो। हाथ फिर निर्जीव हो गए। कोई तो आवाज आए किसी तरह की। खौलते मन को यह तो मालूम हो कि भीतर की वास्तविक स्थिति क्या है, और उसे लगने लगा कि जिस तरह उसने शकुन की पलकें चूमना छोड़ दिया था, वैसे ही अब उसे बाहों में लेना भी छोड़ देना पड़ेगा। शायद धीरे धीरे करके उसे पूरी की पूरी शकुन को ही छोड़ देना पड़ेगा। वह संशय में क्यों पड़ा हुआ है? उस जैसा बेवकूफ आदमी शायद ही दुनिया में हो। सब कुछ आंखों से देखकर ही जाना जाता है। क्या वह कुछ भी अनुमान करने का मादा नहीं रखता? शकुन आजकल जिस मनस्थिति में है, उसे वह क्या नहीं जानता? तो क्या शकुन वह नगरा, गुलाबबाड़ी, आदर्श नगर, जाने कहां कहां साइकिल लिए घूमता रहा। उसे बराबर लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ा धोखा उसके साथ किया जा रहा है। उसका मन हो रहा था कि वह सब पर थूकता चले। क्या करे अब, वह कहाँ जाए? उसका कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। जिस शकुन को वह पिछले 5 साल से अपने शरीर के अभिन्न अंग की तरह प्यार करता आ रहा है, वह इस समय किसी और की बाहों में पड़ी मस्ती मार रही होगी। और वह है जो बेघर बार होकर यहाँ दर दर भटक रहा है। और यूं ही निरुद्देश भटकते भटकते जब वह पूरी तरह पस्त हो गया, तो फिर आना सागर की बारादरी के उस कोने पर आकर बैठ गया। उसे लगा आज उसमें और उस आवारा बेघर-बार वाले लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया, जो रात दिन यहाँ पड़े रहते हैं। वह भी अब यहीं पड़ा रहेगा। उसे कोई नौकरी नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है। कौन है उसका, जिसके लिए खून पसीना एक करे? उसे सबसे नफरत होने लगी और उसे लगा वह सचमुच ही पौरुषहीन है। कोई मर्द बच्चा होता तो 2 लात मारता दरवाजे पर और झोटा पकड़कर बाहर कर देता शकुन को, और 2 झापड़ मारता उस लफंगे के। उसके सारे अस्तित्व को बुरी तरह मथता हुआ आज यह विश्वास पूरी तरह उसके मन में जम गया कि वह पुरुष नहीं है। और उसे लगा यह बात तो वह बहुत पहले से ही जान गया था, तभी तो कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर डॉक्टर को दिखाए। आज के व्यवहार ने तो पूरी तरह सिद्ध कर दिया, लानत है उस पर। थू। उसने सामने के पानी में थूक दिया। कोई असली मर्द का बच्चा होता तो? उसे अपने आप से नफरत होने लगी। ठीक ही तो किया शकुन ने। कौन औरत ऐसे नामर्द की पत्नी होकर रहना पसंद करेगी?
और फिर वह निढाल होकर लेट गया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन गालियां देने लगा। साला शोहदा कहीं का, कहानी लेने आया है। शकुन ने उसे जरूर बता दिया होगा। शकुन, किस जन्म का बैर तुम मुझसे निकाल रही हो? उस आदमी के सामने मुझे नंगा किया, जिसके सामने मुझे वस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। बजरंगगढ़ की आरती फिर गूंजी तो 7 बज गए। वे जरूर भले आदमी बने उसकी राह देख रहे होंगे। अब वह यदि घर चला जाए तो दोनों कैसा नाटक करेंगे। शकुन लड़ेगी कि इतनी देर क्यों कर दी, 2 घंटे से इंतजार में बैठा रखा है, सारा प्रोग्राम गड़बड़ कर दिया। मन ही मन चेहरे खुश हो रहे होंगे, साले मस्तियां मार रहे होंगे। आलोक ने तो कहा ही था कि जहां हम इन्वॉल्व नहीं होते वहां भी कभी कभी अभिनय करना पड़ता है। पर शकुन, वह यह अभिनय कहां से सीख गई? उसी ने सिखा दिया होगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए। यह अभिनय तो सभी स्तरों पर चल रहा है और शायद शुरू से ही चल रहा है। वही बेवकूफ है जो कुछ समझा नहीं। तभी शकुन 4 महीने से प्रसन्न रहने लगी थी, वरना बाकी स्थिति ज्यों की त्यों है। यह प्रेम तो 4 महीने से पक रहा है, वरना 2-4 घंटे में कोई विवाहित स्त्री एक अजनबी के साथ यूं कमरा बंद करके बैठ सकती है? क्या क्या हुआ होगा? शकुन ने आखिर क्या सोच रखा है? क्या चाहती है वो? और जाने कैसे कैसे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आज वह घर लौटेगा नहीं। आज सालों को जश्न मनाने ही दो। मेरे अपने ही घर में मेरा श्राद्ध करने दो। मैं यहीं पड़ा रहूंगा। किसका घर और किसकी बीवी? उसने रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया। यह मुंह किसी और को दिखाने लायक नहीं है। धीरे धीरे आरती का स्वर शून्य में डूब गया। केवल आरती के घंटे बजते रहे, टन टन टन। थोड़ी देर बाद सतीश उठा और साइकिल पर बैठकर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि वह थककर चूर चूर हो गया है और भीतर ही भीतर से इस तरह टूट गया है कि उसका सब कुछ एकदम जड़ और सन्न हो गया है। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं रह गई। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ जा रहा है। पर थोड़ी देर बाद वह अपने घर के सामने ही था। ठीक है, वह घर ही जाएगा। यह घर उसका है। जाना ही है तो शकुन जाए, जिसे अब इस घर में अच्छा नहीं लगता। वह क्यों मुंह छिपाए छिपाए फिरता रहे? उसे देखते ही शकुन ने बहुत चढ़ाकर कहा, कमाल कर दिया तुमने तो, अब आ रहे हो? उसके स्वर में शिकायत थी। हम लोग तो 5 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आलोक का स्वर था। दोनों साले कपड़े बदलकर जच जचाकर बैठे हैं। बड़ी तीखी सी नजरों से उसने देखा, मानो कह रहा हो, क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हो? कुछ जरूरी काम आ गया था। अपराधियों की तरह सतीश के स्वर में क्षमा याचना का पुट क्यों आ गया है? असली अपराधी तो वे हैं। जिस दिन घर में कुछ होगा उस दिन जरूर तुम्हारे ऑफिस में भी काम निकल आएगा। छोड़ आते कल के लिए, कह देते मैं आज नहीं ठहर सकता। तेरी यह चरित्र, कोई कह सकता है कि शकुन को देखकर कि पति के जाते ही ये औरत? चाय दो जरा, किसी तरह शब्दों को ठेल कर उसने कहा। पहले उसने सोचा था कि वह किसी से कुछ बोलेगा नहीं, चाय भी नहीं मांगेगा, पर फिर लगा क्यों नहीं मांगेगा। जब तक शकुन इस घर में रहेगी उसे पत्नी की तरह ही उसके हर आदेश का पालन करना पड़ेगा। देखें, कर तो दे मना चाय को, अभी दिखा देता है वह भी। हाथ मुंह धोने के लिए वह अंदर आ गया तो उसने शकुन को कहते सुना, बहुत थक जाते हैं ऑफिस के काम से। शायद सतीश की रुखाई की सफाई दे रही थी आलोक को। हाँ, वो थक जाता है, वो बहुत कमजोर है, दुर्बल, बिल्कुल दुर्बल, नामर्द। कह दे सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दे, वह है जैसा है। फिर उसका मन फिर सुलगने लगा। सर्दी हो चली थी, फिर भी वह तौलिया लेकर नहाने घुसा। गुसल खाने के बाहर से उसे शकुन का स्वर सुनाई दिया, यह क्या, तुम इस समय नहा रहे हो ठंडे पानी से? बीमार पड़ोगे क्या? सुनो तो, उसने पूरा नल खोल दिया तो पानी की आवाज में शकुन का स्वर डूब गया। बकने दो कम वक्त को। एक बार पानी की ठंडक ने उसे भीतर तक कपा दिया। फिर भी उसे नहाना अच्छा लग रहा था। जलन जैसे ठंडी होती जा रही थी। काफी देर तक पानी के नीचे रहने के बाद उसने नल बंद कर दिया। अपना शरीर पोंछकर कुछ देर तक वो यूं ही खड़ा रहा। फिर खड़ा खड़ा अपने ही अंगों से बड़ी अश्लील हरकतें करता रहा। पता नहीं, एक विचित्र सा संतोष मिल रहा था उसे यह सब करने में। आत्मविश्वास जैसे लौट आ रहा था। कौन कह सकता है साला कि वह
फिर एकाएक उसका अपना ही मन ग्लानि और वितृष्णा से भर उठा। ये सब क्या होता जा रहा है उसे? इन लोगों के साथ साथ क्यों अपना दिमाग खराब करता जा रहा है? नहीं, जैसे भी हो वह अपने आप को संयत करेगा। उसने सोचा, वो बड़े स्वाभाविक ढंग से चाय पिएगा और उससे भी अधिक स्वाभाविक स्वर में कहेगा, देखिए, मुझे सब मालूम है। बंद दरवाजे में ऐसी बातों को छिपाकर नहीं रख सकते। आप लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर होंगे, पर मेरी आंखें भी कम तेज नहीं। शकुन चाहे तो आपके साथ जा सकती है। मुझ में इतनी उदारता है कि मैं अपनी पत्नी की राह में बाधा बनकर ना खड़ा हूँ, उसकी इच्छा पूरी करने में सहायक बनूं। ये लोग उसके ही घर में नाटक कर रहे हैं, क्लाइमेक्स वो कर दे। वह बाल बनाता जा रहा था और पलंग को देखता जा रहा था। कैसे सोएगा अब वह इस पलंग पर वह बाहर निकला तो उससे कुछ भी नहीं कहा गया। शकुन चाय बनाने लगी तो आलोक ने कहा, हम लोग तो वैसे चाय पी चुके हैं, पर आपका साथ देने के लिए एक राउंड और सही। हाँ हाँ जरूर, शाम का सारा प्रोग्राम तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया। अब चाय पी पी कर ही समय काटो। शकुन के स्वर में हल्का सा आक्रोश था। चाय पी चुके हैं यह तो बता दिया, और क्या क्या कर चुके हैं ये क्यों नहीं बताते? बताने जैसी बात हो तब ना। फिर उसे लगा वही क्यों नहीं पूछ लेता कि कहिए दिन भर क्या किया। बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, पर सारी स्थिति स्वाभाविक नहीं, इसलिए इन्हें यही लगेगा कि मैं शक कर रहा हूँ। और मान लो इस प्रश्न का एकाएक दोनों को कोई जवाब नहीं सूझे और खिसियाए से दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाएं, तब वो क्या करेगा? तभी शकुन उठी और भीतर से स्वेटर लाकर देती हुई बोली, लो, अब कम से कम ये तो पहन लो, रात को ठंडे पानी से नहाए हो। अपनी जिद के आगे तुम किसी की बात नहीं सुनते हो कभी। ना चाहते हुए भी उसने स्वेटर पहन लिया। चोचले दिखा रही है। 8 तो बजने वाले हैं। चलने चलाने का तो यह कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा। दिन भर में जरूर कोई प्रोग्राम बदल गया होगा। बाहों में भर भर कर शकुन ने एक दिन और ठहरने के लिए तैयार कर ही लिया होगा। कल फिर उसे ऑफिस भेज दिया जाएगा और अभी उसे मालूम पड़ जाएगा कि आलोक आज ठहर रहा है और फिर कुड़ता रहेगा। दिखाने के लिए भी वो शायद खुश नहीं हो सकेगा। क्यों दिखावा करे वो? कौन साली उसे कहानी लिखनी है? अब तुम जरा बैठो, मैं खाना देखाऊं। हाँ, मेरे साथ बैठने में क्या रखा है? शकुन जी तो काफी इंटेलिजेंट हैं। हाँ, बहकाओ बच्चू, मुझे खूब बहकाओ। यूं क्यों नहीं कहते कि शकुन जी काफी बेवकूफ समझ रखा है उसे? बता रही थी कि शादी होकर आई तब तो बस यूं ही थी। आपने ही वह रुचि पैदा की और सुविधाएं भी दी। सुनिए, शकुन उधर से बुला रही है। सतीश उठकर चला गया। देखो, अब आलोक जी को स्टेशन छोड़ने तुम ही चले जाना। मुझे घर ठीक करना है और कॉपियां देखनी है। 2 दिन से इस चक्कर में कुछ नहीं किया। कल सारे नंबर देने हैं। सतीश ऐसे देखने लगा जैसे कुछ समझने की चेष्टा कर रहा हो। आलोक जी आज जा रहे हैं क्या? कमाल कर रहे हो तुम भी। सवेरे ही बात हो गई थी। नहीं, मैंने सोचा शायद तुमने आग्रह करके रोक लिया होगा। कुछ आश्वस्त होते हुए उसने कहा, अरे बाबा, आ गए सो यही बड़ी बात है। अब उन्हें जरूरी काम है तो क्या करें? तो स्टेशन तो तुम भी चलो कम से कम। देखो, सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं। खाना खत्म होते ही मैं इन्हें जमाऊंगी। माँ जी तो खिलाकर चली जाएंगी। बाकी सब तो मुझे ही करना पड़ेगा। छोटा घर है, जरा सा बिखर जाता है तो दिक्कत दिखने लगती है। मुझे यूं भी बिखरा घर पसंद नहीं। उसके बाद कॉपियां भी तो देखनी है। पर देखो, मैंने इसलिए तुम्हें इधर बुलाकर कह दिया है, वरना वहां तुम जिद करने लगोगे तो मना करना बड़ा भद्दा लगेगा। कुछ कहना मत। हाँ। सतीश और शकुन साथ साथ ही बाहर आए। सतीश को बात से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था इस तरह भीतर बुलाकर शकुन का उससे कुछ कहना। आलोक आए हैं तो क्या हुआ, उनका अपना भी तो कोई जीवन है। कोई ऐसी बात भी हो तो सकती है जो भीतर बुलाकर कही जाए। तो आलोक जा रहा है। शकुन फिर अपनी घर गृहस्थी और स्कूल की बातों में डूबने लगी है। खाने बैठे तो शकुन ने उसकी थाली में 2-3 अतिरिक्त चीजें रखते हुए कहा, तुम सवेरे ऑफिस गए थे तब तो बनी नहीं थी, अब तुम खा लो। गाजर का हलवा, मटर की कचौड़ी। कुछ तो आप भी लीजिए आलोक जी। शकुन मनोहार कर रही थी। माफ करो बाबा, स्वस्थ जरूर कुछ ज्यादा हूँ पर खाता ज्यादा नहीं हूँ। सवेरे का खाना ही अभी तो हजम नहीं हुआ। ऐसा तो आपने सवेरे कुछ खाया ही नहीं। मैंने तो अपने हाथों से सब बनाया है। तो दिन भर इसने खाना बनाया।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेचारी बैठकर उधर खाना बना रही हो और ये महाशय यहाँ दीवार पर लेटकर सिगरेट फूंक रहे हो। आवाज आती कहाँ से? पर फिर दरवाजा क्यों बंद था? हो सकता है नींद आ गई हो, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया हो। कमरा सड़क पर ही तो पड़ता है। वे भी तो इतवार को जब दोपहर को सोते हैं तो बंद करके ही सोते हैं। तो ये क्या उसका अपना ही बुना हुआ जाल है जिसमें फंसकर वह दिन भर से छटपटा रहा है? उसने गौर से शकुन को देखा। उसके अंग प्रत्यंग को वो घूर घूर कर देखने लगा। कहीं कोई छाप है, कोई लक्षण, कोई लाल नीला दाग? शकुन खिला ज्यादा रही थी, खा कम रही थी। वैसे सब कुछ बड़ा स्वाभाविक था। आप आज शाम को आ जाते तो आलोक जी को थोड़ा घुमा फिरा ही देते। सारे दिन घर में रखकर बोर कर दिया। सोच रहे होंगे कहाँ आ फंसे। वाह, बोर तो मैं तनिक भी नहीं हुआ। बढ़िया बढ़िया खाना खाया, डट कर गप्पे मारी। हाँ, सतीश जी के साथ ज्यादा बैठने का मौका नहीं मिला और आपका बड़ा प्रिय आना सागर नहीं देख सका। सो वह अब की बार आऊंगा तब जरूर देखूंगा। फिर कुछ खट से बजा सतीश के दिमाग में। तो क्या फिर से आने का प्रोग्राम बन चुका है? क्या है ये सब? उसे कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपनी ही समझ पर बुरी तरह खींच आने लगी। शरीर में तो उसके कुछ गड़बड़ है ही, और लगता है दिमाग में और भी ज्यादा गड़बड़ है। अब आप तांगा ले आइए। लगा जैसे शकुन जल्दी से आलोक को विदा करके अपने काम में लग जाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भेजकर विदा की असली रस्म पूरी करनी है। उसके सामने तो औपचारिक से नमस्कार के सिवाय कुछ और हो नहीं सकेगा। तांगा लेने मैं भी साथ चलता हूँ, जरा टहलना ही हो जाएगा। टहलना क्या होगा, यहाँ बगल में तो तांगा मिलता है, ये ही ले आएंगे। हाँ, आलोक को कैसे जाने दे सकती है अभी? मैं तो अभी नौकर लगा हूँ जो तांगा लेने जाऊंगा। चलते समय शकुन ने कहा, समझ नहीं पा रही हूँ आलोक जी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं। जब भी जयपुर आए तो यहाँ आने के कष्ट अवश्य करिएगा, और इस बार अकेले नहीं, परिवार सहित आइएगा। सबसे मिलकर और भी खुशी होगी। इस नई पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजना। पाठकों की प्रशंसा ही हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम केवल प्रशंसा भेजो। और आलोक हंसता हुआ तांगे पर बैठ गया। सारा तांगा नीचे की ओर झुक गया। पता नहीं कितना वजन है कमबख्त में। स्टेशन से सीधे घर ही आ जाना, इधर उधर मत चले जाना। माँ जी भी चली जाएंगी, मुझे बहुत अकेला लगेगा। और सतीश को लगा जैसे आलोक के सामने यह कहकर उसने उसे उबार लिया। विदा देती अनमनी सी शकुन उसे बड़ी भोली लगी, बड़ी सरल और बड़ी प्यारी लगी। फिर मन में ढेर ढेर लाड़ उमड़ने लगा। उसने एक बार फिर सवेरे से अब तक की सारी बातें याद कर डाली। अगर अपने मन के संदेह से मुक्त होकर देखें तो कहीं कुछ भी नहीं है। एक भी तो बात ऐसी नहीं हुई जिसे वह आधार बनाकर यूं कष्ट पाए। नहीं नहीं, यह उसकी ही हीन भावना है जो उसे हर बार 10-10 अर्थ लगाने को मजबूर कर देती है। वो आज कितना बड़ा अनर्थ भी कर सकता था। उसे इस बात से बड़ी तसल्ली मिली कि ऐसा कुछ भी होने से पहले सद्बुद्धि आ गई। हाँ, आलोक की वह खातिर कर रही थी, बड़े श्रद्धालु भाव से। तो इसमें क्या हुआ? वह हर काम को पूरी लगन से करती है। आलोक की खातिर की तो लगन से, अपना घर सजाया तो उतनी ही लगन से, और फिर सब ठीक ठाक कर रही होगी वो भी उतनी ही लगन से। वह बड़ी तरकीब से आलोक के लिखने के प्रोसेस वाली बात जरूर शकुन को बता देगा कि कैसे ये लेखक लोग बिना किसी लगाव के भी केवल कहानी वसूलने के लिए एक्टिंग करते हैं। कम से कम ये हल्का सा संकेत हो जाएगा शकुन के लिए कि यदि आलोक ने कुछ किया भी हो तो वह उसकी किसी भी बात या व्यवहार को गंभीरता से ना ले। उसका ओछापन भी नहीं दिखेगा और बात भी बन जाएगी। अपनी दूरदर्शिता पर वह स्वयं मुग्ध हो गया। कौन कहता है कि वह बेवकूफ है या डल? आलोक ने भी स्वीकार किया कि शकुन इंटेलिजेंट है। वह उसके संकेत को अवश्य ही समझ लेगी। और एकाएक उसे लगा जैसे सवेरे से जिस असह्य बोझ के नीचे वो तिलमिला रहा था, जिस मर्मांतक पीड़ा से छटपटा रहा था, वह सब एकाएक समाप्त हो गई। गाड़ी चली तो बड़े मशीनी ढंग से हाथ हिलाते हुए उसने भी शकुन वाली बात दोहरा दी। सपरिवार आइए कभी। आलोक आया और चला गया, और कहीं कुछ नहीं हुआ। वो घर लौटेगा तो देखेगा कि शकुन उसी व्यस्तता और लगाव से अपना घर ठीक कर रही होगी। यदि उसका काम पूरा नहीं होगा तो वो कहेगा,
जाओ तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी सवेरे से। लाओ मैं जमा देता हूँ सारे बर्तन। वह उसकी कापियां भी दिखवा देगा। वो जरूर विरोध करेगी। तुम भी ऑफिस से थके आए हो, मैं कर लूंगी, तुम आराम करो। आज वह शकुन को बहुत प्यार करेगा। कितने दिन हो गए उसे बड़ी आत्मीयता से प्यार किए हुए। उसकी अपनी ही दुर्बलता ने पता नहीं कैसे कैसे ये उसके मन में भ्रम पैदा कर दिया था कि उन दोनों के बीच जैसे कोई है, पर कहीं कोई नहीं है। शकुन आज भी उसी की है, उतनी ही जितनी 2 साल पहले थी। मैं कितना धीरे धीरे चल रहा हूँ। शकुन अकेली होगी, साइकिल ना लाकर भूल कर दी। उसने अब अपनी चाल बढ़ा दी। घर पहुंचा तो देखा खाने के बर्तन अभी टेबल पर ज्यों के त्यों पड़े थे। कापियों का बंडल भी दीवार के नीचे जैसे का तैसा बंधा पड़ा था। उधर जाकर देखा शकुन पलंग पर लेटी हुई आलोक का नया उपन्यास पढ़ने में डूबी हुई है। आहट पाकर एकदम चौंक सी उठी। कौन? मैं हूँ। ओह तुम! मैं तो डर गई थी। और किताब को तकिए के नीचे सरकाती हुई वह उठकर बैठ गई।